आपको पता है कि कल आपका वीडियो नहीं आ पाया। आज जो है आपका वीडियो आ रहा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, जो कि आपका तीसरा जो है सब्जेक्ट होता है, तीसरा पेपर होता है, ठीक है। तो आप लोग अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सब लोग के पास एग्ज़ाम होगा 23 से 24 का, यह हम शुरू कर रहे हैं। 22 से 23 के लिए हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, उसका मैं रिवीजन भी करा चुका हूं, और साथ में मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं 22 से 23 का। जो भी लोग 22 से 23 वाले हैं, जाके आप वहां से प्लेलिस्ट से कंप्लीट तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आज जो है हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का डिफिनीशन का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं, ओके। और चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे आज का जो डिफिनीशन में जो टर्मिनोलॉजी जिसको कहिए, वाइटल साइन है। वाइटल साइन का मतलब होता है जैविक चिन्ह। देखिए, जैविक चिन्ह का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आपका बॉडी चलता है, ठीक है, जिसके उतार चढ़ाव होने से आप जो है स्वस्थ और अस्वस्थ होते हैं, ठीक है। वाइटल साइन का मतलब होता है जैविक चिन्ह। शरीर का तापमान, नाड़ी दर, श्वसन, रक्तचाप, ये सब जैविक चिन्ह होता है, क्योंकि इसका नियंत्रण शरीर के जैविक अंग, वाइटल ऑर्गेन जैसे हृदय, मस्तिष्क, किडनी आदि के द्वारा होता है। इसीलिए इसे वाइटल साइन कहा जाता है, क्योंकि यह वाइटल ऑर्गेन के द्वारा जो है इसका नियंत्रण होता है, इसीलिए इसे वाइटल साइन कहा जाता है। वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं? जैसे तापमान है, तापमान के उतार चढ़ाव, जैसे तापमान बढ़ जाएगा तो लोग कहता है फीवर आ गया, समझ गए। नाड़ी दर अगर बढ़ जाएगा तो वह भी प्रॉब्लम बताता है, कमेगा वह भी प्रॉब्लम बताएगा। श्वसन आपका जो है रुक जाएगा या श्वसन कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वह भी समस्या करता है। बीपी आपका कम हो जाएगा ज़्यादा, वह भी दिक्कत है, बढ़ जाएगा वो भी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं वाइटल साइन जो होता है, यह आपके शरीर के स्वस्थ को और अस्वस्थ को तय करता है, ठीक है। और यह जो है आपके जैविक जितने भी ऑर्गेन है, वाइटल ऑर्गेन है, उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसीलिए इसे वाइटल साइन कहा जाता है, ओके ओके। दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो शरीर की ऊष्मा को इकाई के रूप में अभिव्यक्त करना ही तापमान है। देखिए, शरीर में जो ऊष्मा है, टेम्परेचर है, उसको हम यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में मानते हैं, ठीक है। डिग्री के रूप में व्यक्त करना ही जो है तापमान होता है। मतलब शरीर के ऊष्मा को अगर हम डिग्री में व्यक्त करते हैं तो वही जो है हमारा टेम्परेचर बताता है। बातों को समझ रहे हैं? जैसे हमारा बॉडी में टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम डिग्री में डिनोट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो या सेंटीग्रेड में हो, इसको डिग्री में हम जो है अभिव्यक्त करते हैं, वही तापमान होता है। शरीर के तापमान के नियंत्रण का केंद्र जो है आपका हाइपोथैलेमस होता है, यहीं से बॉडी का तापमान नियंत्रण होता है। समान अवस्था में शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में कहा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके। तो सीधी सीधी बातें हैं कि शरीर के जो तापमान है उसको डिग्री के रूप में हम अभिव्यक्त करते हैं, वही तापमान होता है। शरीर के जो ऊष्मा होता है, उस ऊष्मा को हम तापमान के रूप में, डिग्री के रूप में अगर हम उसे डिनोट कर देंगे तो वही जो है हमारा क्या हो जाता है, तापमान हो जाता है। और यह तापमान जो है केंद्र हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है, ओके। नाड़ी क्या होता है? पल्स। अब देखिए, पल्स क्या होता है? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण के मतलब होता है कि जो रक्त जो है संपूर्ण शरीर में बहता है, उससे रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। रक्त परिसंचरण के लिए जब हृदय मतलब जो हार्ट होता है, बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है, तब रक्त तरंग धमनी से बलपूर्वक गुजरता है। अब इसके समझने के लिए, जैसे मानिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट में 4 चेम्बर होता है, ओके। यहाँ पे आपका होता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये आपका, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, समझ गए ना चीज़ें को। ये आपका राइट एट्रियम है, यह लेफ्ट एंट्रियम होता है। बातें को समझ लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से जो है ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट जो है आपका वेंट्रिकल है। तो जब आपके हृदय जब संकुचित होता है, मतलब ये वाला जो वेंट्रिकल संकुचित होता है ना, तो यह ब्लड यहीं से शुद्ध ब्लड जो है आपके धमनी में जाता है बॉडी को प्रवाहित होने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही ब्लड यहाँ पे जमा इकट्ठा है, भरा हुआ है, अब यहाँ से ब्लड निकला महाधमनी में। महाधमनी में ब्लड भरपूर मात्रा में जाता है, फिर वहाँ से जो है ब्लड जो है अलग अलग धमनियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शरीर के अन्य अंगों तक जाने के लिए। तो जैसे यहाँ से ब्लड
ब्लड पंप होता है, यहाँ आता है ब्लड, तो यहाँ से काफ़ी फोर्स के साथ गुजरता है। अब जब ये फोर्स के साथ गुजरता है तो जैसे ये पाइप है, ठीक है, अचानक यहाँ से हम जो है पानी अंदर यहाँ से प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ से प्रवेश कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। अब यह पानी जो है ऐसे ऐसे जो है इसमें गति करते हुए आगे की तरफ जो है जाता है। ठीक इसी प्रकार से ब्लड भी जो है नली में आपके जो है कुछ इस प्रकार से जो है ब्लड आपका जो है गति करते हुए आगे की तरफ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या हो गया, उतार हो गया, यहाँ पे चढ़ाव हो गया, फिर उतार है, मतलब कुछ इसको बड़ा फिगर में देखिए तो कुछ इस प्रकार से, यानी यह हो गया उतार ए चढ़ाव, ए उतार ए चढ़ाव, ए उतार ए चढ़ाव। तो इस प्रकार से इसी उतार और चढ़ाव, बारी बारी से उतार और चढ़ाव को जो है हम लोग क्या कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। बातें को समझ गए, यानी एकांतरिक उठाव और पतन को नाड़ी कहते हैं। समझ गए चीज़ें को, यानी जब ब्लड जो है बलपूर्वक धमनी में गुजरता है तो इसमें जो है कुछ इस प्रकार से ब्लड आगे की तरफ जो है अपना धारा प्रवाह होता है। तो ये हो गया चढ़ाव, ए हो गया आपका ए हो गया पतन, ए हो गया पतन, ए हो गया उठाव, ए हो गया उठाव, ए पतन, ए उठाव, ए पतन। तो यही एकांतरित रूप से चलते रहता है और इसी को हम लोग नाड़ी कहते हैं, पल्स कहते हैं। अब इसी उठाव और पतन के कारण जो है आपका जहाँ जहाँ धमनी है वहाँ पे धक 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 की आवाज़ आता है, इसी उठाव और पतन के कारण। समझ गए, चलिए अब आता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में समझ लीजिए। ब्लड प्रेशर यानी ब्लड का प्रेशर, रक्त दबाव, समझ गए। अब रक्त वाहिनी मतलब जो रक्त के नली होते हैं, बहुत सारे बॉडी में रक्त का नली है, तो जो रक्त का नलियां हैं उसमें बहने वाले जो रक्त होते हैं, मतलब ये जैसे नली है इसमें, तो आप लोग समझ गए हैं कि ब्लड और प्रेशर यानी ब्लड का प्रेशर, रक्त का दबाव, रक्तचाप। अब जैसे होता है रक्तचाप, जैसे ये रक्त का नली है, ठीक है, ये नली है, बहुत सारे नली पूरे बॉडी में तो रक्त का जाल बिछा हुआ है नली का। तो ये जो रक्त वाहिनी होता है, रक्त ब्लड वेसल्स जो है, यह ब्लड वेसल्स में यानी रक्त के नली में जो बहने वाले रक्त होते हैं, यह इसके द्वारा रक्त वाहिनियों के जो दीवार है, यही दीवार ये, तो आप लोग समझे कि जैसे मानिए ये नली है, ठीक है, ये रक्त की नली है, ब्लड वेसल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये रक्त की नली है, ये पतला होता है, इतना तो हम बहुत बना दिए मोटा। अब जैसे मान गए इसमें से ब्लड जो है पूरे कैपेसिटी के साथ आगे की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो दीवार है, ये दीवार है जो ब्लड को अपने अंदर जो है शेप में आगे की तरफ भेजता है। तो इस ऊपर की दीवार, नीचे की दीवार इस स्फेरिकल होता है, बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है नली, कोई भी नली कोई भी पाइप सिलिंड्रिकल ही होता है। तो जैसे सिलिंड्रिकल है तो चारों साइड से इसका दीवार होता है, ठीक है, चारों साइड से इसके दीवार पर जो है ब्लड के द्वारा इसके दीवार पर धक्का लगता है, ठीक है, इस दीवार पर धक्का लगता है। तो यही जो दबाव पड़ता है दीवार पर, इसी को हम लोग रक्तचाप कहते हैं। यानी जब रक्त वाहिनी में रक्त जो है बलपूर्वक गुजरता है तो उसके दीवार पर, रक्त के जो वाहिनी के दीवार है, इस दीवार पर जो है आपके दबाव लगते हैं और इसी दबाव को हम लोग रक्तचाप कहते हैं। बातें को समझ गए, चलिए फर्स्ट एड काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट एड मतलब प्रथम देखभाल। चिकित्सीय मदद आने या अस्पताल ले जाने से पहले बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति का अचानक से एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट ऐसा जगह पे हुआ कि न वहाँ पे अस्पताल है और न ही वहाँ पे जो है कोई डॉक्टर है। तो ऐसे में आप किसी को देख रहे हैं, चिकित्सक आप किसी को देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो जो प्रथम समय पर घायल वाले व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को फर्स्ट टाइम जो मदद होता है, मदद पहुंचाया जाता है तत्काल, वही फर्स्ट एड होता है। समझ गए। अब फर्स्ट एड इसलिए ज़रूरी है ताकि जीवन को बचाकर और समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए, ठीक है। मान गए एक घायल व्यक्ति है, रोड पर एक्सीडेंट हुआ
और कोई व्यक्ति उससे देख लिया, वह व्यक्ति उससे जो है जैसे ब्लीडिंग जा रहा है तो उसको ब्लीडिंग को रोक देगा, ठीक है, प्रेस करेगा, दबाव देकर उसको ब्लीडिंग को रोक देगा, ठीक है। ब्लीडिंग को रोक देगा तो उसके शरीर से अनावश्यक ब्लीडिंग नहीं निकल पाएगा। और उसी जगह पर अगर व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया, कोई देखने वाला नहीं है, एकदम सुनसान रास्ता है, तो वहाँ पे कोई देखेगा नहीं और उस कारण उसके बॉडी से पूरा ब्लड निकल जाएगा, क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं, कोई बचाएगा नहीं, ब्लड को दबाएगा नहीं चोट लगने वाले जगह पर, फिर सब ब्लड उसके शरीर से निकल जाएगा और उस कारण जो है व्यक्ति का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई नहीं बचाएगा। अगर व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे कोई उससे जो है देख लिया और तुरंत आया, उससे जो है बचाया, ठीक है, बचाया मीन्स उसे जो है प्रथम बचाने के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए वो कार्य किया। जैसे उसको अगर सर फूट गया, हाथ टूट गया, तो पहले उसको क्या करेगा कि फूटे हुए जगह पर, घायल जगह पर उसको जो है दबाव देकर उसको ब्लड को रोक देगा, जिससे शरीर से ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है, ये होगा। अगर दर्द कर रहा होगा, कहीं टूटा फूटा होगा, तो दर्द वाले जगह को जो है उसको सही सलामत करेगा ताकि व्यक्ति को दर्द कम हो, समझ गए ना। तो मतलब सीधा समझिए, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक सहायता, ऐसा मदद या ऐसा चिकित्सीय मदद जो अस्पताल जाने से पहले या किसी डॉक्टर के संपर्क से पहले किया जाता है, जिसमें बीमार या घायल व्यक्ति को तत्काल जो है चिकित्सा को ही जो है प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, प्राथमिक सहायता कहते हैं, ठीक है। यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, जिसे ये पता हो कि ब्लड अगर निकल रहा है तो ब्लड को कैसे रोक सकते हैं, किसी को ये पता हो कि किसी का हाथ पैर टूट गया है तो उसे कैसे रख रखाव कर सकते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा का मतलब ही होता है कि ऐसा मदद या ऐसा चिकित्सा जो अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले दिया जाता हो, यानी घटना स्थल पर या उस जगह पर जो व्यक्ति को लगे कि हाँ यहाँ पे इसके जीवन को बचाना आवश्यक है, और उस समय जो मदद दिया जाता है, चिकित्सीय देखभाल सहायता किया जाता है, वही फर्स्ट एड होता है। और यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए या दी जाती है जिसे प्राथमिक चिकित्सा यानी थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो चीज़ें के बारे में हैंडल करने के सिचुएशन के, बातें को समझ गए, तो यही फर्स्ट एड होता है। क्रॉस इन्फेक्शन है। क्रॉस इन्फेक्शन कहने का मतलब होता है कि एक संक्रमित व्यक्तियों द्वारा दूसरे संक्रमित को संक्रमण को फैलाना। क्रॉस इन्फेक्शन के मतलब होता है कि संक्रमित व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को संचारित करना, ठीक है। जैसे एक संक्रमण व्यक्ति है, यह इसको फैला दिया, फिर ये व्यक्ति जो है जाएगा फिर इसको फैला देगा, फिर एक संक्रमण वाला व्यक्ति फिर इधर आएगा फिर किसी और को फैलाएगा। तो यही क्रॉस इन्फेक्शन है, जो एक दूसरे में क्रॉस होते रहता है, संक्रमण फैलते रहता है, जो एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे को फैलाते रहता है, रोग जो है संचारित करते रहता है अपना रोग, तो वही जो है क्रॉस इन्फेक्शन होता है। बातें को समझ गए, ये सब समझना, ये सब वर्ड समझना आपको नर्सिंग क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी पूछ देगा कि क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है बताओ, तो मुंह बात दीजिएगा, तो फिर वहाँ पे आपका बेइज्जती हो जाएगा कि भाई तुम नर्सिंग क्यों कर रहे हो जब तुमको क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तुमको ब्लड प्रेशर के बारे में पता नहीं है, समझ गए, ये सब चीज़ें होता है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि पढ़िएगा तो आपको सब चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। अब आता है ड्रॉपलेट संक्रमण। ड्रॉपलेट संक्रमण का मतलब होता है कि ड्रॉप मतलब छींटा, बूंद के द्वारा, समझ गए, सूक्ष्म बिंदु संक्रमण। ड्रॉपलेट का मतलब होता है छींटा या बूंद के द्वारा, जैसे कोई सूक्ष्म संक्रमित कणों के द्वारा, जैसे नाक से छींकने पर छींटा निकलता है, मुंह से थूकने पर छींटा निकलता है, ठीक है, थूकने, खांसने, छींकने, इन सब से जो है छींटा निकलता है। और इस छींटा में भी अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, वो खांस रहा है, तो उसके मुंह से कुछ न कुछ जो है बलगम का, थूक का छींटा निकलेगा, और वह जो है सामने वाला व्यक्ति या वातावरण में जाएगा, जिसको स्वस्थ व्यक्ति अपने श्वास में ग्रहण कर लेगा, तो उससे भी संक्रमण हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉपलेट संक्रमण कहने का मतलब होता है कि कोई संक्रमित व्यक्तियों से निकलने वाले थूक, छींक, ठीक है ना, इन सब का छींटा, थूकने से, मुंह से निकलने वाले बलगम आदि से होने वाले संक्रमण जो है ड्रॉपलेट संक्रमण होते हैं। बातें को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं।
कैरियर है वाहक। वाहक मतलब होता है वाहन करना। वह व्यक्ति जो अपने शरीर में बीमारी के रोगाणुओं को धारण करता है परंतु उसमें उस बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट व दिखाई नहीं देते। देखिए वाहक, वाहक के मतलब होता है जैसे कोविड चल रहा था तो बहुत लोग में लक्षण पते नहीं चलता था लेकिन उसके अंदर कोविड रहता था। अब मानिए एक व्यक्ति संक्रमित है लेकिन उसे खुद पता नहीं है कि हम संक्रमित है लेकिन उसके अंदर है चिन्ह लक्षण। अब ये व्यक्ति कहीं और जाएगा तो इसे पता नहीं है कि हमें संक्रमण है, एकदम बिल्कुल लगता है कि हम ठीक है, तो ये कहीं किसी के साथ गया बैठ गया। अब ये व्यक्ति का संक्रमण इस व्यक्ति में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें ना कोई लक्षण दिख रहा है और ना कोई जो है इसमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यह अपने आप को काफ़ी स्वस्थ समझ रहा है और यह सभी जगह जा रहा है। मतलब यहाँ गया इसको कर दिया, यह बीमारी का वहन कर रहा है, इसमें कोई लक्षण चिन्ह नहीं है लेकिन संक्रमण तो है। अब यह संक्रमण कहीं और लेकर जाएगा, किसी और को दे देगा, मतलब यह संक्रमण का कैरियर कर रहा है, ढो रहा है, एक से दूसरे जगह ले जा रहा है, किसी दूसरे को पटा रहा है। तो यही कैरियर वाहक होता है कि इसमें कोई जो है बीमारी का लक्षण और चिन्ह नहीं दिखाई देगा लेकिन इसमें रोगाणु मौजूद होता है जो संक्रमण जो है कर सकता है दूसरे को, और यही वाहक होता है, ठीक है। जो एक से दूसरे में लक्षण दिखाई देगा नहीं, चिन्ह दिखाई देगा नहीं, उसे लगेगा हम बिल्कुल ठीक है लेकिन उसमें संक्रमण है, अब वह कहीं और जाएगा दूसरे को करेगा, मतलब यह वहन करने का काम करेगा एक से दूसरे में, ठीक है। चलिए एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक का मतलब है कि यह एक जीवाणु रहित जो है आपका एक प्रकार से पदार्थ होता है एंटीसेप्टिक, जो जीवाणु को रहित करता है, मतलब जो जीवाणुओं को ख़त्म करता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक। अब यह एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो सोल्यूशन में होता है, विलयन में होता है, पतला। यह विलयन जो है सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और उसको जो है अनेकों गुण को रोकता है। जैसे किसी को मैं बता दूं यहाँ पे क्लियर होती हो लीजिए, जैसे मानिए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, यह एक जल मिश्रित या पतला विलयन होता है। विलयन कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर एरोसॉल ले लीजिए, डिटॉल ले लीजिए, बेटाडीन का भी आता है सॉल्यूशन। तो यह सब सॉल्यूशन जो होता है रासायनिक होता है जो आपको सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है, ठीक है, और यह बहुगुणन को भी रोकता है, मतलब उसके अनेक गुणों को आगे बढ़ने से भी रोकता है। जैसे सर्जरी वाला जगह पर देखते होइएगा कि बीटाडीन के सॉल्यूशन से साफ़ किया जाता है, घाव को साफ़ किया जाता है डिटॉल से। तो ये सब क्या करता है, जो संक्रमित अगर कोई सूक्ष्म जीव होगा रोग उत्पन्न करने वाला तो उसको जो है वृद्धि को रोकेगा, सीमित कर देगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो है उसके बहुगुणन को भी रोकता है, ठीक है। आगे है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन कहने का मतलब है कीटाणुनाशन का अर्थ है सतह एवं वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का नष्ट कर देना। अब एक चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए, आपको दो टर्म पढ़ना पड़ेगा, एक स्टेरिलाइजेशन और एक जो है आपका आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, ठीक है, डिसइंफेक्ट। अब ये दोनों में अंतर क्या है, स्टेरिलाइजेशन भी साफ सुथरा मतलब चीज़ों को सूक्ष्म जीवों से हटाने के लिए ही काम में आता है, और डिसइंफेक्शन भी जो है आपके यह सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए ही काम में आता है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो होता है किसी चीज़ पर किसी वस्तु पर इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ पे सूक्ष्म जीवों को यह कंप्लीट रूप से ख़त्म कर देगा। समझ रहे बातें को, इस कहने का मतलब है कि स्टेरिलाइजेशन जो होता है यह कंप्लीट रूप से किसी भी चीज़ को किसी भी सतह से सूक्ष्म जीवों को ख़त्म कर देता है, मतलब इसमें थोड़ा भी अंश नहीं बचता है सूक्ष्म जीव का अगर उपयोग करेंगे स्टेरिलाइजेशन का तो। लेकिन जो डिसइंफेक्शन होता है यह भी तो सूक्ष्म जीव को हटाता है बट कंप्लीट रूप से नहीं हटा पाता है, मतलब कुछ अंश रह जाता है उस जगह पर जहाँ पे डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बस यही दो अंतर है, ओके। अब आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव कहने का मतलब है कि यह एक विधि है जो आपको सूक्ष्म जीवों को हटाने का, सूक्ष्म जीवों को साफ करने का एक विधि है, ठीक है। जैसे आप लोग मेडिकल वगैरह में बहुत सारा सर्जिकल इक्विपमेंट सब होता है तो उसको एक ही इक्विपमेंट को बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें सर्जरी हुआ तो ऐसा थोड़ी ना इसका सर्जरी किए तो जितना भी सर्जरी का इक्विपमेंट है उसको दूसरे में उपयोग नहीं करते हैं,
बिल्कुल करते हैं, लेकिन उससे पहले ऑटोक्लेव कर देते हैं, ठीक है। जिसको जो विधि से हमें बीज संक्रमण करना हो उस विधि से बीज संक्रमण कर देते हैं, तब जाके दूसरों में उपयोग करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग भी एक विधि है जिसमें आपको अनेक चीज़ों को जो है बीज संक्रमित किया जाता है। अब ऑटोक्लेव में होता यह है कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर और आर्द्रता का प्रयोग करके बीज संक्रमण जो है किया जाता है आवश्यक तापमान पर, और ऑटोक्लेव में पैक की गई वस्तुएं जो है शीघ्रता से भेदन हो जाता है। तो यही ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। अब आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इम्यूनिटी को हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, इम्यूनिटी को हम लोग प्रतिरक्षा भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में, शरीर में रोगों को या सूक्ष्म जीवों से बचाता है। यह एंटीजेंस किसी सूक्ष्म जीवों को या किसी जीव को हमारे बॉडी में प्रवेश करने पर उसके एंटीजेंस को पहचानता है और पहचान कर उस पर हमला करके उस सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है बॉडी में फैलने से पहले ही, ठीक है, जिसे हम संक्रमण से बच जाते हैं। और यही चीज़ें जो बचाता है हमको, उसको हम लोग रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी कहते हैं। एकदम चीज़ों को ध्यान से समझिएगा तो आप क्लियर कर पाइएगा, वरना देखिए एग्ज़ाम में लिखना कोई बड़ी बातें नहीं है, टर्म को क्लियर करना बड़ी बात है। एग्ज़ाम में तो आप खुद लिख लीजिएगा, 2 महीना के पढ़ाई से आप एग्ज़ाम में क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन आपके मेन है कंपटीशन, चीज़ों को क्लियर होना चाहिए थ्योरी का। तो आप खुद से भी ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन वीडियो हम क्यों कहते हैं देखने का, ताकि वीडियो में जो हम समझाते हैं उसको ऑब्जर्व आप कर सकें, चीज़ों को अपने तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। अब आता है ब्लेंड डाइट, अनुत्तेजक आहार। देखिए ऐसा आहार होता है, ऐसा डाइट जिसमें ना आपके मिर्च मसाला हो, ठीक हो, बिल्कुल नरम हो, मुलायम हो, डाइटर रेशेदार हो, कम मिर्च मसाला का हो, ठीक है, बिना मिर्च मसाला का हो, उसे अनुत्तेजक आहार। एक होता है उत्तेजक और एक होता है अनुत्तेजक। अनुत्तेजक होगा जिसमें आहार बिल्कुल सिंपल होगा, नरम होगा, मुलायम होगा, फाइबर वाला होगा और कम मिर्च मसाला या न बिना मिर्च मसाला के होगा, उसे अनुत्तेजक ब्लेंड डाइट कहते हैं, ओके। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, निगरन कष्ट। यानी देखिए अब यहाँ से आपको जो हम पढ़ाएंगे आगे, यह आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेडिकल टर्म को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है एक वर्ड का ही, लेकिन ये सब आपके इंटरव्यू वगैरह, एग्जाम वगैरह में बहुत पूछता है। जैसे डिस्फेजिया, डिस्फेजिया के मतलब होता है निगलने में परेशानी होना, निगलने में कष्ट होना, डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंगी, ठीक है, डिस्फेजिया यही होता है। डी फॉर डिफ़िकल्ट और फेजिया मतलब निगलना, यानी निगलने में कष्ट होना। अपचन, डिस्पेप्सिया, डिस मतलब होता है, डी मतलब डिफ़िकल्ट यानी कठिन, और पेसिया मतलब होता है बदहजमी यानी अपचन, यानी किसी को पाचन क्रिया में अगर गड़बड़ी हो, कठिन हो, तो उससे हम लोग इनडाइजेशन कहते हैं, बदहजमी कहते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में हम लोग डिस्पेसिया कहते हैं, ओके। अब आता है यहाँ पे देख लीजिए रिग्रीटेशन, रिग्रीटेशन प्रत्याहारण, आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का मुंह में आ जाना। जैसे आप लोग देखते हो ये कभी कभी इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि नहीं पचता है, और वही भोजन जो है आपके कभी कभी लगेगा कि मुंह में आ गया वापस से, तो उसी को हम लोग रिगर्गिटेशन कहते हैं, ठीक है। रिग्यूरगिटेशन, रिग्यूरगिटेशन कहते हैं प्रत्याहारण, यानी भोजन का मुंह में वापस आना। बेल्चिंग मतलब होता है डकार लेने की प्रक्रिया, देखते हुए कभी कभी खाने के बाद आदमी डकार लेता है, उसको बेल्चिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बमन या उल्टिंग। बमन या उल्टी क्या होता है, तो आमाशय में उपस्थित जो भी पदार्थ है उसका ग्रास नली यानी भोजन की नली एवं मुंह से बाहर निकलना। भमन मतलब उल्टी मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब जो भोजन हम लिए हैं पेट के अंदर जो जमा है पदार्थ, वह जो है आपके उसी नली से, जिससे आप भोजन करते हैं, उसी नली से उल्टा जो है मुंह से बाहर निकलता है, उसी को हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। बातें को समझ गए, चलिए आगे है नौसिया मिलती। मितली मतलब होता है नौसिया, जिसको हम लोग जी मचलना या उल्टी होने का आभास होना कहते हैं। देखिए उल्टी और जी मचलना, मितली, नौसिया, इसमें अंतर होता है। नौसिया का मतलब होता है मितली, जी मचलना या उल्टी होने की आभास होना, ऐसा नहीं कि उल्टी हो गया, उल्टी होने की आभास को हम लोग जी मचलना ही कहते हैं, इसको इंग्लिश में नौसिया यानी मितली कहते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से मैंने आपको आवश्यक टर्मिनोलॉजी डिफिनीशन बताया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 4-4 डिफिनीशन के वीडियो, टर्मिनोलॉजी का वीडियो देखने को मिलेगा ही, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर सीखना चाहिए। और यह सब के सब जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, मैं बता चुका हूँ कैसे कहाँ से पढ़ना है, नर्सिंग ज्ञान, ठीक है, nursingyan.com से यह सारा के सारा चीज़ जो है जाकर आप लोग अपने अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट वाइज में क्वेश्चन जो है आप लोग वहाँ पे क्यूबी एंड डिफिनीशन में जाकर इसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग डिफिनीशन कर रहे हैं, तो nursingyan.com गूगल में सर्च कीजिएगा, खोलिएगा, उसमें जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपको यह तीसरा सब्जेक्ट है तो एफओएन में जाना है। एफओएन में अंदर जो है आपको 3 मिलेगा, एक क्यूबी एंड डिफिनीशन का मिलेगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सारा चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।